नमस्कार, मैं हूँ उज्ज्वल कुमार सिंह और मैं आपका साहित्य गंगा के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, क्या कभी भाषा किसी 2 देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकती है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ रूस और यूक्रेन के युद्ध का। रूस और यूक्रेन का युद्ध आधुनिक इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। अधिकांश लोग इसे केवल भू राजनीतिक गतिरोध के रूप में देखते हैं या नाटो रूस के विस्तारवाद के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्ची कहानी है? क्या भाषा और सांस्कृतिक पहचान भी इस संघर्ष की पृष्ठभूमि की हिस्सा थी? आज हम इसी कम चर्चित पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, भाषा हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति होती है, हमारा इतिहास होता है। कई देशों में भाषा राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई होती है। यूक्रेन भी इससे अलग नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए यूक्रेनी भाषा को सार्वजनिक जीवन में अधिक महत्व देना शुरू किया। उनके समर्थकों का कहना था कि यह स्वतंत्र राष्ट्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी ओर विशेष रूप से पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रूसी भाषा बोलते थे। उनके लिए उनकी भाषा उनकी पहचान का माध्यम थी। उन यह केवल उनके बोलने की भाषा नहीं थी, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी हमें देखना चाहिए कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान थी। 2014 एक निर्णायक वर्ष था। इस वर्ष क्रीमिया पर रूस ने नियंत्रण स्थापित किया और बाद में उसका विलय घोषित किया। इसी समय पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष भी शुरू हुआ। इसके बाद यूक्रेन में राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने वाली नीतियां और उससे संबंधित जो कानून थे, उस पे काम तेजी से शुरू हुआ। विशेष रूप से 2019 का राज्य भाषा कानून सार्वजनिक संस्थानों में यूक्रेनी भाषा के उपयोग को प्राथमिकता देना यह बताता है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता को लेकर के उसके लोगों का यह मानना था कि इससे एक राष्ट्र की भाषा होने से हमारे देश के अंदर एकता की भावना आएगी, अखंडता की भावना आएगी। यूक्रेन का तर्क था कि यह उसकी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए आवश्यक है। लेकिन रूस ने इन नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि रूसी भाषी समुदायों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यहीं से भाषा केवल भाषाई विषय नहीं रही, बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हिस्सा बन गई। फरवरी 2022 में रूस ने स्वयं घोषित डोनास्क और लुहांस्क गणराज्यों को मान्यता दी। इसके तुरंत बाद रूस ने व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की। यह कहना कि युद्ध केवल भाषा के कारण हुआ, इतिहास को अत्यधिक सरल बना देना होगा और इस तथ्य को नकारना उतना ही अधूरा होगा कि भाषा और संस्कृति की पहचान की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाए। इस संघर्ष में सुरक्षा, भू राजनीति, नाटो का विस्तार, रूस और यूक्रेन के संबंध, इतिहास और भाषा सभी परस्पर जुड़े हुए कारक हैं। एक भाषा शोधकर्ता के रूप में मुझे यह प्रश्न हमेशा आकर्षित करता रहा, क्या भाषा लोगों को जोड़ती है या कभी-कभी वही भाषा समाजों को विभाजित भी कर सकती है? इतिहास में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं रही, बल्कि संघर्ष, सत्ता और पहचान का आधार भी बनी। रूस यूक्रेन का यह प्रसंग उसी व्यापक विमर्श का उदाहरण है। इसी प्रश्न ने मुझे अपनी आगामी पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया, भाषा की सरहदें, संघर्ष एवं सह अस्तित्व। इस पुस्तक में मैंने केवल रूस यूक्रेन नहीं, बल्कि दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरणों का अध्ययन कर रहा हूँ जहाँ भाषा ने समाजों को जोड़ा भी है और संघर्ष का कारण भी बनी है। यदि भाषा, इतिहास और समाज के ऐसे विषय आपको रुचिकर लगते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए शोध आधारित विषय के साथ। धन्यवाद।